कभी सोचा है कि भारत में कोई क्रिमिनल केस अदालत तक पहुंचता कैसे है और फिर उसका फैसला कैसे होता है? सुनने में तो ये बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है ना? लेकिन असल में ये पूरा का पूरा सफर 14 वेल डिफाइंड स्टेजेस में बटा हुआ है। तो चलिए इस पूरी लीगल जर्नी को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो ये रहा वो पूरा रोड मैप, एक क्रिमिनल ट्रायल के पूरे 14 स्टेजेस। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ेंगे और एक एक कदम को साथ में समझेंगे। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मेन सेक्शंस में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि कोई केस अपराध से अदालत तक पहुंचता कैसे है। फिर हम देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अपना केस कैसे रखता है। उसके बाद बारी आएगी डिफेंस की यानी बचाव पक्ष की। और सबसे आखिर में हम पहुंचेंगे फाइनल फैसले तक। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, फ्रॉम क्राइम टू कोर्ट रूम। देखते हैं कि किसी भी केस की कानूनी यात्रा शुरू कैसे होती है। तो हर कहानी की शुरुआत होती है एक जुर्म से। जैसे ही पुलिस को इसकी खबर मिलती है, सबसे पहले एक एफआईआर लिखी जाती है और बस यहीं से पूरी कानूनी मशीनरी एक्शन में आ जाती है। पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठा करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे हम आमतौर पे चार्जशीट कहते हैं। ये चार्जशीट जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, और जब मैजिस्ट्रेट इस पर अपना दिमाग लगाकर कहते हैं कि हाँ, केस बनता है, उसे कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। यहीं से कोर्ट की कार्रवाई ऑफिशियली शुरू हो जाती है। एफआईआर, ये शब्द तो हम सबने कई बार सुना है। इसका पूरा नाम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो पहला सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो पुलिस किसी भी सीरियस क्राइम की जानकारी मिलने पर तैयार करती है। असल में यही वो कागज़ है जो किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को लीगली किक स्टार्ट करता है। और वो दूसरा शब्द कॉग्निजेंस या संज्ञान, इसका मतलब भी बहुत सिंपल है। ये वो मोमेंट है जब मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट या शिकायत को देखकर ये तय करते हैं कि हाँ, इस मामले में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ग्राउंड है। बस यहीं से केस ऑफिशियली कोर्ट के सिस्टम में एंटर हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोसिक्यूशन का केस। इस स्टेज में सरकार, जिसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं, ये साबित करने की कोशिश करती है कि आरोपी ही असली गुनहगार है, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके, तो अब गेंद है प्रोसिक्यूशन के पाले में। सबसे पहला काम, केस से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आरोपी को दिए जाते हैं। फेयर प्ले, राइट? फिर कोर्ट ऑफिशियली आरोप तय करता है, जिसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। इसके बाद आरोपी से पूछा जाता है, हाँ भाई, गुनाह कबूल है या नहीं। अगर वो कहता है नहीं, मैं निर्दोष हूं, तो फिर प्रोसिक्यूशन को अपने गवाह और सबूत पेश करके अपना केस साबित करना पड़ता है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के बाद आखिर में आरोपी का भी स्टेटमेंट लिया जाता है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, आरोपी को सारे डॉक्यूमेंट्स देना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई को सुनिश्चित करता है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो एक सवाल उठता है, अगर आरोपी कह दे कि मैं दोषी नहीं हूं, तो फिर प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? उनकी सबसे बड़ी चुनौती है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये सबूतों का एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अपना केस इतना इतना मजबूत बनाना होता है कि जज के दिमाग में शायद इसने नहीं किया होगा वाला कोई भी रीजनेबल शक बचे ही ना। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से में, डिफेंस का जवाब। प्रोसिक्यूशन के बाद अब बारी है बचाव पक्ष की, कि वो सबूतों को चुनौती दे और अपनी बात रखे। तो अब बुटाई है डिफेंस का, वो अपने गवाह पेश कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन के गवाहों से तीखे सवाल जवाब कर सकते हैं, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आरोपी को खुद गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रोसिक्यूशन की कहानी में इतना डाउट पैदा कर देना कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली लाइन को क्रॉस ना कर पाए। तो अब शायद ये तस्वीर साफ हो रही होगी कि न्याय का तराजू असल में काम कैसे करता है। प्रोसिक्यूशन के कंधे पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना। दूसरी तरफ डिफेंस को क्या करना है?
उन्हें बस उस तराजू के एक पल्ले में शक का एक छोटा सा बीज बो देना है, बस इतना कि बैलेंस हिल जाए। देखिए, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती, उन्हें बस प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर करना होता है। अच्छा, तो जब दोनों तरफ से सारे सबूत ना जाते हैं, गवाहियां हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है? अब आगे क्या? और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। पार्ट 4, द फाइनल वर्डिक्ट, यानी आखिरी दलीलों से लेकर फैसले तक की कहानी। इस फाइनल राउंड में दोनों तरफ के वकील अपनी आखिरी सबसे दमदार दलीलें कोर्ट के सामने रखते हैं। इसके बाद जज साहब सारे सबूतों, गवाहों और दलीलों को तौलते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। और हाँ, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, फिर एक और सुनवाई होती है, ये तय करने के लिए कि सजा क्या होगी। जज का फैसला जब आता है तो उसके सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या तो बरी या फिर सजा। पहला नतीजा है एक्विटल, यानी बरी हो जाना। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट के हिसाब से आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है। और दूसरा नतीजा है कन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि। ये कोर्ट का ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि हाँ, आरोपी ही इस अपराध का दोषी है। और अगर आरोपी को दोषी मान लिया जाता है तो ट्रायल अपने एक आखिरी बहुत ही जरूरी स्टेज पर पहुंचता है। इसे कहते हैं हियरिंग ऑन सेंटेंस, यानी सजा पर सुनवाई। अब जज ये तय करेंगे कि सजा क्या और कितनी दी जाए। इसके लिए वो 2 तरह की चीजों को तोलते हैं। एक तरफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स, मतलब वो बातें जो सजा को कम कर सकती हैं, जैसे कि ये उसका पहला अपराध है। दूसरी तरफ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, वो बातें जो सजा को और बढ़ा सकती हैं, जैसे कि अपराध बहुत ही बेरहमी से किया गया था। तो एक अपराध की खबर से लेके पुलिस की जांच, कोर्ट की सुनवाई और आखिरी फैसले तक, ये है एक क्रिमिनल ट्रायल की पूरी 14 स्टेज की यात्रा। जैसा कि हमने देखा, हर कदम को कानून ने बहुत बारीकी से बनाया है ताकि पूरी प्रोसेस निष्पक्ष रहे। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो इतना डिटेल्ड, इतना स्ट्रक्चर्ड 14 स्टेज का प्रोसेस है, क्या ये इस बात की गारंटी है कि न्याय हमेशा होता ही है हर एक केस में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।